इस्लामी टच देना हो तो इमरान खान उसको जिहाद का नाम दे देते हैं और इस सारे मंतक वो अपने चंद सौ भौंकने वाले कुत्तों के जरिए लोगों के जहन में डालते रहते हैं। ये पाकिस्तान का वो लीडर है जिसने मुनाफकत का लिबादा अपने ऊपर उड़ाया है। जल्दी है तो सिर्फ कुर्सी हासिल करने की, जल्दी है तो सिर्फ इक़्तिदार की भूख। आप तो सिर्फ गिरफ्तारी के खौफ से छुप कर ज़मान पार्क में कैद होकर रह गए। कप्तान साहब कौम की ही घड़ियां बेचकर खा चुका है। मसीहा की गोगियां पंजाब में करप्शन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनकलाब नाकाम हो जाए तो बगावत कहलाता है, बगावत कामयाब हो जाए तो इनकलाब बन जाती है। आपने अक्सर अपने महबूब लीडरान से इनकलाब का नाम तो सुना होगा, ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ इनकलाब है। इनकलाब आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई लीडर इनकलाब को अवामी जंग तक महदूद करता है और अगर हमने इसको इस्लामी टच देना हो तो इमरान खान उसको जिहाद का नाम दे देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान को वाकई एक इनकलाब की ज़रूरत है क्या? वाकई इमरान खान के जिहादी नारे से हमारे मसाइल हल होंगे या क्या वाकई पाकिस्तान जैसे मुआशरे में इनकलाब आना इतना आसान है जितनी आसानी से हमारे सियासतदान अपने बड़े बड़े जलसों में नारे लगाते हैं? इस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ कर लें और ये बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर अब तक तकरीबन 75 सालों में इनकलाब का बड़ा शोर रहा है। नौजवानों में निजात दहंदा समझने वाले इमरान खान ने भी लोगों को इनकलाब का बड़ा चूरन बेचा। इनके अकीदतमंद और पैरोकार उन्हें हीरो, निजात दहिंदा, सादिक और अमीन लीडर, मसीहा, फरिश्ता, जालिम के खिलाफ कलमा हक बुलंद करने वाला पता नहीं क्या क्या समझते हैं। कप्तान के जुनूनी, पागल, जज्बाती और अंधी तकलीद के शदीद हामी उन्हें किसी भी गलती, गुनाह और हर किस्म के ऐप से कतन मुबर्रा समझते हैं। खान ने जो कह दिया वही हर पे आकर है। खान ने यू टर्न की बात कर दी, उसी में मसले ढूंढते हैं। इनके नज़दीक इस मुल्क का मुहाफिज, हमदर्द, खैर खा और मुल्क की डूबती किश्ती को सहारा देने वाला लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है और इस सारे मंतक वो अपने चंद सौ भौंकने वाले कुत्तों के जरिए लोगों के जहन में डालते रहते हैं। बाकी दर्जे की सियासी क़यादत इमरान खान की शख्सियत के मुकाबले में कुछ नहीं। अब वो चाहे जितना मर्जी ख्यालात के भंवर और अफसानवी दुनिया में घूमते रहें, हकीकत तो उसके बरक्स है। ये पाकिस्तान का वो लीडर है जिसने मुनाफकत का लिबादा अपने ऊपर उड़ा हुआ है। इनकलाब तो दूर की बात है, इस मुल्क में रिफॉर्म्स के बारे में भी सोचना काम की बात नहीं। इमरान खान तो दूर की बात है, किसी सियासतदान का भी इनकलाब से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना अपना मंजन बेचने का एक नारा है। पाकिस्तान की पूरी तारीख 47 से लेकर अब तक इनकलाबात के ऐलानात से भरी हुई है। हर कोई इनकलाब का दाई बनता है। किसी को सुर्ख इनकलाब चाहिए, किसी को सब्ज़ चाहिए, कोई इस्लाम को इस्तेमाल करता है, कोई इलाकाईयत और सूबाइयत का नारा बुलंद करता है। और इन्हीं वादों और नारों के साए में आज हमें इनकलाब खेलते खेलते 75 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इनकलाब है कहने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारे मुल्क में लगता है इनकलाब कभी नहीं आएगा, इसलिए कि हम सच्चे इनकलाबी हैं ही नहीं। हमें इनकलाब की असल तारीफ का भी नहीं पता। हमारे अमीर इनकलाब का नारा इसलिए लगाते हैं कि अपने ही तबके में ज़रा मुनफरद समझे जाए। हमारा सियासतदान इनकलाब का नारा इसलिए लगाता है ताकि वो गरीब से वोट बटोर सके और अपनी बेरंग सियासत में थोड़ा रंग भर सके। और गरीब इनकलाबी इसलिए बनता है कि उसे लगता है इनकलाब आया तो एकदम से वो सब कुछ मिल जाएगा जिसे वो लालच से देख रहा है, हासिल नहीं कर सकता। हमने इनकलाब को नज़रिया समझा ही नहीं। हमने सिर्फ इनकलाब के बाद दुनिया बनती देखी है। इनकलाब के दौरान होने वाली तबाही और बर्बादी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आप इमरान खान के इनकलाब को देख लें। ये वो इनकलाब था जो एक बगावत का रूप भी न धार सका। पूरे मुल्क का कचरा सियासतदानों की अक्सरियत इकट्ठी करके बंदर के हाथ में माचिस दे दी गई और इसने पूरे पाकिस्तान को आग लगा दी। इतना बुज़दिल है कि लोगों को सड़कों पर लाके खुद कभी पेशावर में कैद हो गया, कभी बनी काना, कभी ज़मान पार्क वाले घर में अपने आप को ज़ख्मी साबित करके ऑनलाइन इनकलाब की क़यादत करता रहा। क्योंकि इमरान खान को इनकलाब से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही लोगों की हालत ज़ार बेहतर करने में कोई जल्दी है। जल्दी है तो सिर्फ कुर्सी हासिल करने की, जल्दी है तो सिर्फ इक़्तिदार की भूख। इसीलिए वो किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार था। माफ़ी भी मांग सकता, रात को पैर भी पकड़ सकता है। और जो लोग समझौता करने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो कभी इनकलाब नहीं ला सकते। और जो आपको कभी बरसरे इक़्तिदार लाए थे, आपके मुंह पे इनको लान तान करने और पसे पुष्ट इनसे मुज़ाकरात करने में पेश होते थे। क्या एक इनकलाबी ऐसा होता है? आप रेशम के दस्तानों से इनकलाब नहीं ला सकते। बिल्कुल जैसे कंटेनर के लग्जरी सिटिंग एरिया में बैठ के आप इनकलाब की क़यादत कर रहे थे तो फिर शाम को वापस अपने घर चले जाते थे, या अभी जो रिसेंट धरना था उसमें आप शाम को लाहौर आ जाते थे। इस्लामाबाद सियासत के लिए नहीं, इनकलाब के लिए आ रहा हूँ। बगावत का ऐलान, अदालतों को चैलेंज, हसास अदारों के एहलकारों पर ज़ुबानें कसना, फौज के सरबराह को न्यूट्रल का ताना देना, इलेक्शन कमीशन पर बोहतान बांधना। जब जरा सी भी
मुफाहमत की किरण नजर आती है तो इनकलाब को छोड़ छाड़ के बूट पॉलिश करने लग जाना, ये इनकलाब नहीं, ये मुनाफकत है। और इनकलाब में मगर कोई चीज़ नहीं, वो या होती है या नहीं होता। हकीकत में इनकलाब वहाँ आता है जहाँ खुद गर्ज मफाद परस्त अनासर अवाम की गर्दन पर सवार हो, नीचे उतरने का नाम न ले, और उनकी जागीरदारी, सरमायादारी, ज़मींदारी और सरदारी अवाम के लिए रायज़ व गज़ब बन जाए। इनकलाब वहाँ आता है जहाँ कारखानों का धुआं मुल्क के अंदर रह जाए और दौलत बाहर चली जाए। इनकलाब वहाँ आता है जब बदकारों को ज़िंदगी की ज़मानत मिले लेकिन नेकूकारों को ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर ना हो। इनकलाब वहाँ आता है जहाँ गुर्बत की इंतहा कुफ्र की तरफ ले जाने का सबब बने। इनकलाब वहाँ आता है जहाँ अरबाब इक़्तिदार सरकश और अवाम बिल्कुल बेबस हों। इनकलाब को गुलाब का बिस्तर नहीं, एक इनकलाब माजी और एक मुस्तकबिल के माबैन एक जद्दोजहद है। इनकलाब दीमक ज़दा रिवाज और कूड़ ज़दा रवायतों के बंधन तोड़ता है। लिहाजा ऐसी क़यादत जो कछुए की तरह सख्त जान, शेर की तरह बहादुर हो, औकाब की तरह बुलंद परवाज हो, क़यादत ऐसी हो कि जिसकी फ़िक्र पर आंखें बंद करके अमल किया जाए, जो हालात की नफ्स पे हाथ रखने वाला हो, चूंटी की तरह मेहनती हो, वही इनकलाब ला सकती। आप तो सिर्फ गिरफ्तारी के खौफ से छुप कर ज़मान पार्क में कैद होकर रह गए कप्तान साहब। छुपकली से डर लगता है, बातें इनकलाबी करते हैं। आप कैदो बंद की सोबतें कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं? ना ही आप में कोई ऐसी खसूसियात हैं कि आप इनकलाब ला सकें। इनकलाब लाने वाले तो पहले इस दुनिया से चल बसे। इनकलाब लाने वालों ने तो ये मुल्क बनाया, मुसलमानों को इनका हक देने के लिए दिन रात मेहनत की, उन्हें बड़े बड़े ओहदों का लालच दिया गया, उन पर कुफर के फतवे लगाए गए, उन्हें काफर तक कहा गया, लेकिन इसके बावजूद वो अपने वादे पे और अहद पे कायम रहे। मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद उन्होंने किसी बात पे समझौता नहीं किया। जो चीज़ एक बार ठान ली फिर उससे पीछे नहीं हटे, वो थे इनकलाबी लीडर, वो थे असल कायद। उनके बाद आने वालों ने तो इस मुल्क और इस कौम के साथ इनकलाब के नाम पर सिर्फ मजाक किया। ताकतवर तबका उठकर रोज़ इनकलाब का झूठा ऐलान करता है। हमारी 75 बरस की तारीख बताती है कि हमारे हुक्मरानों ने इनकलाब के नाम पे सिर्फ अपनी ज़ात और ख़ानदान की ज़िंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। बड़ी बड़ी कोठियाँ बना ली, बड़े बड़े घर बना लिए, फार्म हाउसेस बना लिए, बैरून मुल्क जायदादें बना ली, अपनों को बड़े बड़ों ओहदों से भी नवाजा गया, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में कभी इनकलाब नहीं आया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और खान लियाकत अली खान को छोड़कर आप अपनी तारीख उठाकर देख लें, आपको इल्म हो जाएगा कि हमें कैसे कैसे इनकलाबी रहनुमा मुयस्सर आए हैं और उन्होंने हमारे साथ इनकलाब के नाम पे कैसा कैसा खिलवाड़ किया। इस दौर में भी और पिछले लोग के दौर इक़्तिदार में भी अवाम की ज़िंदगी में कोई इनकलाबी तब्दीली तो नहीं आई। और अभी पिछले हफ्ते इनकलाब का भूत उतरा नहीं था। हमारे मासूम लोग इमरान खान के नए इनकलाब को संजीदा ले रहे थे। वो समझ रहे थे कि इमरान खान ही वाहिद हाल है जो मुसीबतों में घिरे लोगों का मसीहा बन के आया, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि इनका मसीहा कौम की ही घड़ियां बेचकर खा चुका है। मसीहा की गोगियां पंजाब में करप्शन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाती रही। मसीहा अपने सियासी मुखालफिन पे जाली नैब केसेस बनाता रहा। मसीहा अपने ऊपर तनकीद करने वालों के खिलाफ गलीज किस्म के ट्रेंड्स चलवाता रहा। और ऐसी मसीहा की ऐसी ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें सुनकर शर्म भी आ गई। आपको भी लग रहा है कि इमरान खान या कोई दूसरा लीडर इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहता है, तो अगर आप अहमक की जन्नत में रह रहे हैं, जिससे जितना जल्दी बेहतर होगा आप निकल आए। इतना आपके लिए ज़िंदगी और सियासत को समझना फिर आसान हो जाएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। खेल का इख्तिताम अभी नहीं हुआ, बल्कि एक राउंड खत्म हुआ है तो अगला राउंड शुरू हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुल्क में आम इंतखाबात कम अज कम 7 माह से कबल नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ की अगली मंजिल वफाक में बहरान पैदा करने की है। इस तमाम खेल का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कुर्सी और अख्तियार का नशा किसी और के हाथ ना जाए। इमरान खान ने अपने 3 साल दौरे हुकूमत में अख्तियारात का फजूल और नाजायज इस्तेमाल किया। करप्शन के लिए अपने टाउट, चाहे वो फराह गोगी हो या शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी हो। इमरान खान का एक दिन का हेलीकॉप्टर का खर्चा 8 लाख था, जो कि 800 मजदूरों की दिहाड़ी के बराबर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रऊफ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। बिलाखिर वही हुआ जिसका डर था। पंजाब के करोड़ों अवाम ने अपने हक़ का इस्तेमाल करते हुए जिन नुमाइंदगान को अपने मसाइल के हल के लिए पार्लियामान की राह दिखाई, इन नुमाइंदगान ने अवाम के वोट की कदर को बेआबरू करके कुर्सी के लालच में और कुर्सी के लालच की खातिर
अपने मफाद की खातिर पार्लियामान को बेतौकीर कर दिया। चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब की असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर पंजाब को पहुंचा दी, जिसके बाद अब हालात ये हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब बेआसरा हो गया। मगर खेल का इख्तिताम अभी नहीं हुआ, बल्कि एक राउंड ख़त्म हुआ है तो अगला राउंड शुरू हो चुका है कि आखिर अब निगरान सेटअप कौन मंजूर करेगा, क्या इत्तफाक़ राय हो पाएगा, निगरान वज़ीर आला कौन होगा। यहाँ देखना यह है कि इन तमाम मामलात में आइन क्या कहता है। असम्बलियों के तहलील होने या नए इंतखाबात के आम इंतखाबात के हवाले से आइन क्या कहता है, आइनी पोजीशन क्या होगी और हालात क्या होंगे। आम सवालात हैं, मगर इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जैसे भी हालात हों इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार। माहिरीन का ख्याल है कि आइन का आर्टिकल 224 वाज़े है कि जब कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपनी आइनी मुद्दत पूरी होने पर तहलील होगी तो 60 रोज़ के अंदर नए इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील की सूरत में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने होंगे। आर्टिकल 112 के ज़रिए अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर की समरी पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटे के अंदर असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर केयर टेकर के लिए अपोजिशन लीडर को ख़त लिखेगा और दोनों तरफ से निगरान वज़ीर आला के दो नाम दिए जाएंगे। 3 दिन के अंदर निगरान वज़ीर आला पर चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर का इत्तफाक ना हुआ तो मामला पार्लियामानी कमेटी के पास जाएगा, जिसमें दोनों की मुसावी नुमाइंदगी होगी। पार्लियामानी कमेटी के पास भी 3 दिन की मोहलत होगी और 3 दिन में अगर पार्लियामानी कमेटी ने निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफाक ना किया तो हतमी फैसले के लिए मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 2 दिन के अंदर केयर टेकर के लिए फैसला करने का पाबंद होगा। मुल्क में जारी सियासी पोलराइजेशन जाहिर कर रही है कि केयर टेकर का हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और PTI किसी मुकालमा आराई के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मुल्क में आम इंतखाबात कम अज़ कम 7 माह से कबल नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ इंतखाबी हदबंदियों के लिए इजाफी 4 माह दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जब तक के हल्का बंदियाँ ना हों इंतखाबात साफ़ और शफाफ नहीं हो सकते। साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए इसे रवां साल अक्टूबर तक का वक्त चाहिए। 7 माह का वक्त मांगने की बड़ी वजह इलेक्शन कमीशन ने यह बताई कि इसे आबादी के नए तखमीने के हिसाब से नए इंतखाबी हल्का बंदियों करने की ज़रूरत है। आइन और इलेक्शन कवानीन के मुताबिक नई हदबंदियाँ इलेक्शन करवाने के लिए बुनियादी इकदाम हैं। इंतखाबी अमूर के माहिरीन का कहना है कि इनके ख्याल में सदारती रेफरेंस के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को पुरानी हल्का बंदियों की बुनियाद पर एमरजेंसी इंतखाबात करवाने का अख्तियार दिया जा सकता है। एक तरफ पंजाब में शदीद आइनी बहरान पैदा हुआ है और दूसरी जानिब अब तहरीक इंसाफ की अगली मंजिल वफाक में बहरान पैदा करने की है। पंजाब के पार्लियामान की तौकीर मट्टी में मिलाने के बाद अब इमरान खान का इरादा कौमी असम्बली के ऐवान को बेआबरू करना है, ताकि मुल्क भर में जमहूरी निज़ाम की बिसात लपेटी जाए और गैर जमहूरी ताकतों को सर उठाने का मौका मिले। इमरान खान ने आम इंतखाब की राह हमवार करने की कोशिश शुरू कर दी है। ज़राए PTI का कहना है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की मंजूरी को हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी है। ज़राए PTI के मुताबिक इमरान खान ने हिदायत की कि शाह महमूद, फवाद चौधरी, असद उमर और दीगर रहनुमा इस्तीफ़ों की मंजूरी की हिकमत अमली तैयार करेंगे। ज़राए PTI के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली से रब्ता करेंगे, स्पीकर के सामने मेंबरान पेश होकर इस्तीफ़ों की मंजूरी का मुतालबा रखेंगे। ज़राए PTI के मुताबिक कौमी असम्बली में इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर भी मुशावरत होगी। इस तमाम खेल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कुर्सी और अख्तियार का नशा किसी और के हाथ ना जाए, क्योंकि एक बात तो ये वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान ने अपने 3 साला दौरे हुकूमत में अख्तियारात का फजूल और नाजायज़ इस्तेमाल किया। करप्शन के लिए अपने टाउट्स, चाहे वो फ़राग गोगी हों या शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी हों। आज सेनेट इजलास में मज़ीद इस तरह के राज फाश किए गए कि इमरान खान ने किस तरह अपने दौरे इक़्तिदार में करोड़ों रुपए अवाम के ज़ाया किए। बागी TV की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट इजलास चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत हुआ। सेनेट में इमरान खान के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का तज़किरा भी किया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जनवरी 2019 से 2022 तक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की तफसीलात
पेश करने के दौरान सेनेट में शोर शराबा, चोर चोर, घड़ी चोर के नारे लगाएगा। इमरान खान के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर फ़ी घंटा 2,75,000 रुपये अखराजात आए और मजमूई तौर पर 434.43 मिलियन रुपये अखराजात आए। इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के अखराजात की तफसीलात ऐवान में पेश गईं। कमांडिंग ऑफिसर 6 एविएशन स्क्वाड्रन की जानिब से तैयार आदाद शुमार सेनेट में पेश किया गया। 3 साल के दौरान इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पर 43 करोड़ 44 लाख रुपए का खर्च आया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की तफसीलात साल 2019 से मार्च 2022 तक पेश की गई हैं। सेनेट में पेश करदा दस्तावेज़ात में बताया गया है कि हेलीकॉप्टर पर अखराजात फ़ी मद में 2,75,000 रुपये फ़ी घंटा तखमीना लगाया गया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कुल 1,570.8 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। साल 2019 में 480 से ज़ायद घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर 131.94 मिलियन रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया। साल 2020 में 592 घंटों की मद में अखराजात 143 मिलियन रुपए से ज़ायद आए। साल 2021 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने 450 घंटे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की मद में 123 मिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया। जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक हेलीकॉप्टर 127 घंटे इस्तेमाल हुआ। इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के दौरान अखराजात का तखमीना 35 मिलियन रुपए से ज़ायद लगाया गया। ऐवान में PTI के अरकान ने एहतजाज किया, खूब शोर शराबा रहा। चेयरमैन सेनेट ने बमुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया। शहादत अवान ने कहा कि हेलीकॉप्टर के अखराजात 45 रुपये फ़ी किलोमीटर के हैं। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है जिसके अखराजात हैं? शहजाद वसीम ने कहा कि इश्तहारियों को लाने और ले जाने जहाज़ों के खर्चे कौन बर्दाश्त कर रहा है? इश्तहारियों के कार्गो जहाज़ बने हुए हैं। शहादत अवान ने कहा यह मामला मुतल्लिका कमेटी को भिजवाया जाए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। इनको मालूम होना चाहिए कि फ़्लाइंग घंटे होते हैं, फ़्लाइट्स के किलोमीटर का नहीं घंटों का हिसाब होता है। सेनेटर तंगी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर सवाल किया और कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा कहते रहे हेलीकॉप्टर फ़ी किलोमीटर 55 रुपये में पड़ता है। 3 साल में पिछली हुकूमत के सरकारी अफसरान को टाइट करने का शोर किया, मगर घर से PM हाउस तक 9.3 किलोमीटर का फासला बजरिया हेलीकॉप्टर करते रहे। इनका एक दिन का हेलीकॉप्टर का खर्चा 8 लाख था, जो कि 800 मज़दूरों की दिहाड़ी के बराबर था। ये मामला PAC ने नोटिस लेकर नैब को पहुंचाया है। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम के जवाब पर बहरामंद तंगी ने एतराज़ शोर शराबा किया। वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान की दरख्वास्त पर चेयरमैन ने मामला कायमा कमेटी को भिजवा दिया। डॉक्टर शहजाद वसीम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट ने कहा कि कल PTI और काफ लीग ने पंजाब में साबित किया कि बड़े मफाद के लिए इक़्तिदार की कोई अहमियत नहीं। कहा गया हम पंजाब असम्बली तहलील नहीं करेंगे, हम पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करेंगे। जल्द आम इंतखाबात होंगे, हम दोबारा हुकूमत बनाएंगे। पंजाब असम्बली की तहलील को लेकर एक नया राज राना सलाउल्लाह ने भी खोला और कहा है कि आखिरी वक्त तक परवेज़ इलाही मिन्नतें करते रहे कि किसी तरीके से असम्बली टूटने से बचाई जा सके। राना सलाउल्लाह ने दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने हमसे कहा था कि तहरीक अदम एतमाद लाएँ ताकि असम्बली ना टूटे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह का कहना है कि असम्बली तोड़ने के अमल को गैर आइनी और गैर जमहूरी समझते हैं। पंजाब असम्बली टूटेगी तो निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शन होगा तो पता चलेगा इनकी शोहरत कहाँ है। पंजाब का इलेक्शन अक्सरियत से जीत कर दिखाएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान झूठा है, कभी दुरुस्त बात नहीं कर सकता। हमने पहले भी कोई उज़्र पेश नहीं किया कि असम्बली ना तोड़ें। पहले वो कह रहे थे कि 23 तारीख को असम्बली तोड़ देंगे। हमने गवर्नर के ज़रिए एडवाइस भेजने का हक़ इस्तेमाल किया। सैलाब की वजह से सिंध असम्बली तोड़ने के लिए तैयार नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि ये तारीख पर तारीख दे रहे हैं तो हम भी गवर्नर का आइनी रोल इस्तेमाल कर सकते थे। इंतखाब के वोट से कबल इनके 12-13 लोग हमारे साथ राब्ते में थे। 12-13 लोगों में से 7 लोग इनके पास वापस चले गए। हम किसी को पैसे देते तो इसकी ज़रूरत थी कि वो वापस जाता। बिलाल वड़ाइच अपने भाई से झगड़े की वजह से गए। इनका कहना था ज़िमनी इलेक्शन हम भी जीतते रहे, मुल्क को उन्होंने फंसाया था, हमने बदतरीन सूरत हाल से निकाला।
जिनीवा कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ा इकदाम है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमारात गए हैं, 3 से 6 माह में मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये सियासी मुआशी बहरान मौजूदा हुकूमतें ख़त्म करती हैं या किसी नए निज़ाम की आमद। अब तक के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जो मेड थी उस वक्त 20 रुपए के एवज बच्ची को चौकीदार को दे देती थी। कोई अच्छा साथी मिलेगा जो इस बात को समझे तो मैं जरूर शादी करूंगी, वरना मुझे बिल्लियां बड़ी पसंद है, मैं 10 बिल्लियों के साथ रह लूंगी। नहीं तो हमारे यहाँ बड़ी एक आसान सा जवाब होता है कि जी आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, तो लेकिन इन जिम्मेदारियों से आपको छुट्टी नहीं मिल सकती। घर के अफराद की एक कंबाइंड एफर्ट हो कि अगर वो काम भी एक औरत कर रही है तो फिर उनकी सास है या नानी है, इवन हस्बैंड, कुछ घंटे की बात होती है तो उन जिम्मेदारियों को देख लें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफ़ा राव और मेरे साथ मौजूद है मैडम यास्मीन आफ्ताब अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हमने औरतों के मसाइल पे तकरीबन हर एस्पेक्ट से बात की और जिसमें बहुत सारे आपने सॉल्यूशंस भी दिए, कानूनी पहलू क्या हो सकते हैं वो भी दिए, लेकिन इन सारी मुश्किलात के बावजूद हमारे सामने बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिनको हम रोल मॉडल के तौर पे देख सकते हैं। तो उन ख़वातीन के बारे में बताइए कि वो कौन कौन सी मुश्किलात थीं जिनको वो फेस करते हुए फिर भी उन्होंने इतनी स्ट्रगल करके एक ऐसे मकाम पे पहुंची कि जिनकी हम एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं या जिनको हम एक रोल मॉडल के तौर पे। शुक्रिया फीफा। इस प्रोग्राम में, इस वीलॉग में हम पहले उन सिचुएशंस की बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा मटेरियल हो जाता है और किसी एक बात पे वरना फोकस नहीं रहता, और अगले वीलॉग में इसको हम देखते हुए कि क्या क्या मसाइल लोगों को पेश आए और आते हैं। वी विल टॉक ऑफ दोज रोल मॉडल्स जिन्होंने अपने नामुस्तैद हालात से जंग की। कहीं वसाइल की कमी थी, कहीं कल्चरल माहौल ऐसा था कि वहाँ पे बहुत चीज़ों को के बारे में सोचना भी बड़ा डिफ़िकल्ट था। अब वो क्या बातें होती हैं, मिसाल के तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लड़कियां भी, बहुत उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है नौकरी तलाश करना। मैं आजकल इसलिए कह रही हूँ कि आजकल कंज्यूमर बाइंग पावर हैज़ फॉलन, प्रोडक्शन हमारी बड़ी लो है, काम करने के मौके बहुत कम हैं, लोगों ने अपना जो वर्कफोर्स थी उसको कम कर दिया है। एक एग्ज़ाम्पल मैं अगर बताऊं, अभी 3-4 दिन के अंदर अंदर पिछले सूरज टेक्सटाइल और निशात टेक्सटाइल के जो सबसे बड़े स्पेंडलिंग यूनिट्स थे वो बंद कर दिए गए हैं एंड उसकी वजह से हज़ारों लोगों की नौकरियां गई हैं। तो उस किस्म की सिचुएशन में जबकि ऑलरेडी लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मर्दों के लिए होती हैं, तो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेवल के ऊपर आपको अपने शहर से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना होता है। अब वो चीज़ ऐसी है कि कभी लोगों के घर वाले इजाज़त नहीं देते और कभी प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स का ये ख्याल होता है कि लड़कियों के लिए वो मुनासिब नहीं रहेगा। दूसरी चीज़, कभी कभार जब लड़कियों की शादियां हो जाती हैं और उनको पता होता है कि बच्चियां क्वालिफाइड हैं, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई और अच्छी डिग्री होल्डर है, तो उस वक्त तो वो सब अच्छा कह देते हैं, लेकिन कितनी दफ़ा फीफा होता है कि बाद में इनकारी हो जाते हैं, मुकर जाते हैं और लड़की पे दबाव आता है ड्यू टू वेरियस रीजंस कि तुम ये जॉब नहीं करो। नहीं तो हमारे यहाँ बड़ी एक आसान सा जवाब होता है कि जी आप अगर जॉब कर रहे हो तो आप अपने लिए कर रहे हो, तो लेकिन इन जिम्मेदारियों से आपको छुट्टी नहीं मिल सकती, तो आप ये भी करें। देखें, इसमें एक मेरा जो एक सोच है कि बात हमेशा फाइनेंशियल नहीं होती है। बिल्कुल। जब औरतें एक प्रोफेशनल डिग्री लेती हैं तो मुल्क का पैसा उनमें इन्वेस्टेड होता है, वो सीट इन्वेस्टेड होती है जो आपने ली एक लड़के से। अब अगर उसके बाद आप घर बैठ जाएं तो आप बीए ही कर लेती बीबी, घर बैठ जाती।
हाँ, किसी की सीट ज़ाया ना होती। मगर ये जुल्म है उस इंस्टीट्यूशन के साथ, इस मुल्क के साथ, कि आप वो पैसे भी खर्चें, आपका मुल्क आप में इन्वेस्ट करे, और फिर कोई कहे कि आप घर की जिम्मेदारी। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट फाइनेंसेस। दूसरी चीज़ जो है कि बाज़े औक़ात जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कुदरती तौर पे कुछ आवर्स ऐसे होते हैं, देखिए जैसे अगर आप डेंटिस्ट्री में जाए कोई औरत, तो वो कोई इमरजेंसी का काम नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर वो सर्जरी में चली जाए या वो गायनी में चली जाए तो वो भी चांसेस हैं उसको कि बेवक्त उसको हॉस्पिटल जाना पड़े। इस ज़माने में मेरे पास एक इंतहाई तकलीफ़देह वाक़या, जब मेरा बेटा छोटा था और मैं स्कूल उसको पिक करने जाती थी या ड्रॉप करने जाती थी, तो वहाँ एक ख़ातून थी, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। उम्र में वो लड़की मुझसे काफ़ी छोटी थी, तो बहुत उसकी रोई रोई सी आँखें, और उसने ये बताया कि उनकी जो जेठानी है वो हार्ट सर्जन थी। और आपको पता होगा कि जैसे हॉस्पिटल्स में ये नहीं होता कि दिन में सर्जरीज हो, खाली कंटिन्यूस थ्रू द नाइट, अमूमन या नाइट शिफ्ट्स भी होती हैं, नाइट शिफ्ट्स में होती हैं उनकी। और डॉक्टर लोग तो अक्सर जो कोई किसी की सर्जरी हुई है, उनके पेशेंट है, तो रात के 2 बजे 3 बजे विज़िट कर रहे होते हैं। बिकॉज जब मैं अपनी वालदा के साथ अस्पताल होती थी तो मैं यही देखती थी, आई वॉज विद हर ऑल द टाइम, तो मैंने देखा। तो वो चली जाती थी शाम को अपने क्लिनिक, और फिर वहाँ से ज़ाहिर है जो भी उनके, अगर ऑपरेशन का डे है तो ऑपरेशन। मियाँ उनके बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और उनका काम ऐसा था जैसे कारोबारी लोगों का होता है कि जब तक वो इंटरैक्ट नहीं करेंगे लोगों से, दावतें वगैरह। तो एक दिन वो शायद कोई ज़रूरी कागज़ात घर भूल गए, तो वो वापस आए तो बच्ची की तबीयत हल्की सी ज़रा ख़राब थी, बेबी थी 3 मंथ्स की। तो उन्होंने कहा मैं बच्ची पे नज़र डाल लूँ। तो जब कमरे में गए तो बच्ची गायब थी। और पता ये चला, उस ज़माने में, मैं आपसे कोई ये बात कर रही हूँ करीब 18 साल पहले की। अच्छा। और जो मेड थी उस वक्त 20 रुपये के एवज़ बच्ची को चौकीदार को दे देती थी, 3 मंथ ओल्ड डॉटर। तो इस किस्म के जब वाक़यात मुझ जैसी माएँ सुनती हैं तो हम लोग बहुत दहल जाते हैं। बिल्कुल। कि खुदा ना करे कि हम अपने करियर को फॉलो करते हुए कोई और नुकसान ना करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप औरतों को मना कर दें, इसका मतलब ये है कि घर के अफराद की एक कंबाइंड एफर्ट हो कि अगर वो काम भी एक औरत कर रही है तो फिर उनकी सास हैं या नानी हैं या जो भी और कोई फ़र्द है घर में, या इवन हस्बैंड अगर वो उस वक्त घर होते हैं, तो वो कुछ घंटे की बात होती है तो उन जिम्मेदारियों को देख लें। इसके अलावा अच्छा, इसी एस्पेक्ट में मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि हमने बाहर बहुत से ममालिक में देखा है कि जब तक बच्चे की एक स्पेसिफिक एज होती है तो माँ को छुट्टी होती है उसको, और अब तो बाप को भी होती है, बाप को भी होती है, बाप को भी होती है। बाप को बेशक कम टाइम के लिए हो, लेकिन माँ को तो फुल दी जाती है। और उसके बाद जो है वो बच्चों का डे केयर स्टार्ट हो जाता है स्कूल से पहले ही। वो बच्चे डे केयर में होते हैं और बिल्कुल सेफ होते हैं। और उसके बाद जो उनका स्कूल शुरू हो जाता है कि माँ और माँओं के जो वर्किंग आवर्स हैं वो उसके हिसाब से एडजस्ट किए जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये भी देखा है कि हमारा जो ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट्स या हमारा जो आसपास का माहौल है वो हमें इस लिहाज से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। और फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जी औरतें मर्दों के मुकाबले में काम करें, मर्दों के मुकाबले में काम करते हुए उनसे तनख्वाहें भी कम लें। और फिर जब काम की बात आती है तो हम कहते हैं जी औरत और मर्द में क्या फ़र्क है, आप तो यू आर प्रोफेशनल, आपको काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वही बात है कि जब हम औरतों की तालीम को या उनकी प्रोफेशनलिज्म को सपोर्ट नहीं करते, जैसे हमने एक पिछले प्रोग्राम में बात की कि 9वीं जमात तक जाते जाते पूरे पाकिस्तान का जो औरतों का परसेंटेज है वो 13% है जो 9वीं जमात या उससे आगे जाती हैं। तो वहाँ पे अगर हम ये तवक्को करें कि जी हमारी औरतों के लिए, अच्छा इंटरेस्टिंगली कुछ जगहें मैंने ऐसी देखी हैं जहाँ पे छोटी नर्सरीज़ हैं बच्चों के लिए, वहाँ आयाज़ भी हैं, कुछ मल्टीनेशनल्स या पाक कराची में, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो डाउ मेडिकल के ऑटिज़म सेंटर में ये है और जगहों पे ऐसा है।
तो उससे बहुत सपोर्ट होती है माओं को, लेकिन ज़्यादातर नहीं है। जब हम औरतों की तरफ ही तालीम पे ही नहीं तवज्जो देते तो वो बेचारी गिनती चुनती की औरतों के वो किस तरह से बच्चों को किधर रखें या उनका क्या किस तरह उनको सपोर्ट की जाए, वो ज़रा होना ज़रूर चाहिए। और हुकूमत को इस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि इस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ औरतों को फ़राहम की जाएँ। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प नई आज के लिहाज से सिचुएशन, बहुत सारा काम अब ऑनलाइन है। बिल्कुल। बहुत सारी मल्टीनेशनल्स, पर्टिकुलरली अफीफ़ा सॉफ्टवेयर कंपनीज अमेरिकन हैं, वो ईस्ट कोस्ट टाइम से ऑपरेट करती हैं। लाइक 5:30 बजे शाम को दफ्तर शुरू होगा और सुबह 3:30 बजे ख़त्म हो रहा है। और ये उनके वैसे फैसिलिटीज़ हैं, औरतों का ख्याल करती हैं, अच्छी जगहों पे सिर्फ ख़वातीन के लिए पिकअप एंड ड्रॉप भी है, लेकिन टाइमिंग्स तो रात के हैं। अब लोग जहाँ पे दिन की नौकरी में भी घबराएं तो वो कहें जी सारी रात लड़की बाहर है। अब हमारे एक मिलने वाले हैं, उनकी बेटी एक है, वो हालांकि कोई बहुत हाई फ्लाइंग जॉब नहीं कर रही, कॉल सेंटर में कर रही है, मगर शी इज़ अर्निंग 2 लाख रुपये से ज़ायद। बहुत अच्छा कमाती है और घर का में बड़ा हिस्सा डालती है अपना। तो इस तरह से शादी से पहले घर वाले और शादी के बाद ससुराल वाले अब नहीं इतना पसंद करेंगे ना कि बेगम साहिबा 5:30 बजे चल पड़ी और रात को आई और फिर वो सोएंगी। नहीं, ये तो आप घर वालों की और ससुराल वालों की बात कर रही हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल बताती हूँ। जब हम लाहौर में शिफ्ट हुए तो फॉर द टाइमिंग हम लोगों ने एक घर रेंट पे लिया। हम उसके ऊपर वाले पोर्शन में थे, नीचे जो है वो मालिक मकान थे। अब आप यकीन करेंगी, मेरी उस वक्त रात की टाइमिंग्स होती थी कि 12 बजे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, 10 से 12 2 घंटे का प्रोग्राम है। तो घर पहुंचते पहुंचते अगर समटाइम्स ऑफिस की तरफ से ड्रॉप नहीं मिली, मालिक मकान के तो ताले 2-2:30 बज जाते थे मुझे पहुंचते हुए। और उस वक्त होता क्या था कि वो वाली आंटी खिड़की, जैसे ही मेरी गाड़ी रुकती थी वो आंटी खिड़की में झांक रही होती थी जिस वक्त मैं घर से निकलती थी तब भी। और उनको इस चीज़ पे बड़ा ऑब्जेक्शन था। तो जब और एक टाइम आया जब उनकी बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई, तो उन्होंने हमें ये कह के कि एक तो भाई आप लोगों की टाइमिंग्स बड़ी ऑड हैं, गेट की आवाज़ आती है तो मेरी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी बेटी इतनी रात को आती है, और दूसरा आपके घर पे मेहमान बहुत आते हैं, तो प्लीज़ आप जो है ना ये घर खाली कर दें। तो ये हमारी ओवरऑल सोसाइटी का हाल सोच है। अच्छा, इसके अलावा एक जो है कि अगर कोई खातून या लड़की के आवर्स ऑड हैं या उसकी फील्ड ऐसी है जिसके आवर्स लंबे हैं या अनकन्वेंशनल फील्ड है ज़रा, तो इवन घर वालों की ये ख्वाहिश होगी कि वो कोई एक टीचिंग या एक ज़्यादा ट्रेडिशनल। बिल्कुल। मेरी एक दोस्त, उनकी बेटी बहुत काबिल, बेहद काबिल अपनी फील्ड में, इनके हस्बैंड की डेथ मेरे हस्बैंड से आगे पीछे ही हुई थी। इन्होंने मुझे कहा कि देखो मेरी बेटी को समझाओ, वो पता नहीं देखो फ़लाँ सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना चाह रही है और रात की ड्यूटी हो। मैंने कहा रियली, मेरे पास भेजो। मैंने उससे बात करी बच्ची से। उस बच्ची ने मुझे एक जुमला कहा, उसने कहा आंटी मेरे वालिद की डेथ हुई उस वक्त मैं प्रोफेशनल कॉलेज में जाने वाली थी और हमने तो कभी सोचा ही नहीं था बाबा इस एज में ऐसे चले जाएंगे। माई मदर वॉज सो अनप्रिपेयर्ड। उन्होंने अपना करियर हमारे लिए छोड़ा, लेकिन वो फाइनेंशियली ख़ुद को संभाल नहीं पाई। और एक करियर वुमन और जो इस तरह के हालात उन्होंने प्रॉब्लम्स फिर फेस किए और ये सारे मसाइल हुए, तो इन हालात में मैं करना चाहती हूँ, मैं कभी ऐसी पोजीशन में नहीं आना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ फाइनेंशियली। जब मेरी शादी हो अपने मियाँ से भी कोई अच्छा साथी मिलेगा जो इस बात को समझे तो मैं ज़रूर शादी करूँगी, वरना मुझे बिल्लियाँ बड़ी पसंद है, मैं 10 बिल्लियों के साथ रह लूँगी। ये उनका, जब उनकी वालदा ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि भाई बात तो वो सही कह रही है। अब जो एक और सवाल है, आखिरी में एक मैं बात करूँगी, प्रोग्राम का वक्त शायद ख़त्म होने वाला है, कि अक्सर
लड़कियों को हायर डिग्री के लिए भी माँ बाप इसलिए भेजते हैं या इजाज़त देते हैं कि रिश्ता अभी तक कहीं नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे ही रिश्ता होगा तो शादी भी हो जाएगी और वो उसको प्रायोरिटाइज भी नहीं करेंगे कि भाई ये काम करे। एक सवाल जो इधर हमारे जहन में उभरता है कि जितनी हम कहानियाँ सुनते हैं, और सही कहानियाँ तो शायद लफ्ज़ गलत है, कि हैरेसमेंट का है या दफ्तर का माहौल सही नहीं है। अक्सर जगह बहुत अच्छा होता है, अक्सर जगह नहीं अच्छा होता। तो क्या औरतों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए? मेरी एक दोस्त जिनके वालिद ने अपनी वाइफ की खफगी की परवाह किए बग़ैर ख़ुद उसको ट्यूटर किया, पहले ख़ुद सीखा फिर बेटी को ट्यूटर किया। और एक दफ़ा जब वो लड़की लाहौर में कहीं जॉब कर रही थी, मेरी फ्रेंड तो अपने नाना के दोस्त के यहाँ, जो एक ज़माने में बहुत बड़े मिनिस्टर थे उस वक्त, नाना के दोस्त, अच्छा। और घर में उनकी वाइफ नहीं थी, इसका ख्याल था पार्टीज़ पे ही मुझे बुलाते हैं, सारी फैमिली होगी, घर खाली था, एंड ही अटैक्ड हर। तो नाना के दोस्त, हाँ, मतलब आपके नाना की उम्र का शख्स और आप पे अटैक कर रहा है, तो मौके की बात। तो कहने लगी कि मुझे बिल्कुल याद रहा कि अब्बा ने किस तरह मुझे सिखाया था, फ्रंटल अटैक, एंड आई वेंट इनटू द मोशंस, और 35 सेकंड में ही वॉज डाउन, वो उठ नहीं पाया उसके बाद ज़मीन से। तो जब अब्बा को बताया गया तो अब्बा कहने लगे खामोशी से, सबक याद था? तो कहने लगी मैं बड़ा हंसी, मैंने कहा याद था। अब इन चीज़ों को जब हम सुनते हैं तो एक सवाल है, क्या हमारे इदारों में, तालीमी इदारों में लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना हिस्सा होना चाहिए करिकुलम का? इसकी दूसरी तरफ तस्वीर का दूसरा रुख है, मर्दों को अवेयरनेस देनी कि औरतें चीज़ें नहीं हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करें, वो किसी तरह आपसे कम नहीं है। और वो कौन देता है? वो घर की औरत देती है। बिल्कुल। अगर हम एज वुमेन अपने लड़कों को, अपने बेटों को ये नहीं सिखाएंगे तो उस सूरत में ये माशा चेंज नहीं हो सकता। बिल्कुल, यास्मीन आफ्ताब साहिबा ने जो है वो सही बात की कि जब तक हम अपने बेटों को नहीं सिखाएंगे, और ये हमें बहुत अर्ली एज में सिखाने की ज़रूरत होती है। जब आपका बेटा छोटा है और वो बहनों के साथ जो है वो घर में खेल रहा है या किसी भी बच्चे के साथ, और वो इस तरह की हाथ पाँव चलाना शुरू करता है, तो जब तक आप उसको उस वक्त नहीं समझाएंगे कि बेटा लड़कियों के साथ या बहनों के साथ इस तरह से नहीं पेश आते, तो वो बड़ा होकर भी नहीं सीख पाएगा। तो आज के इस मैसेज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन ये रोल मॉडल्स जो हमारे सोसाइटी में औरतें बनती हैं, उनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है और वो किस तरह इस मकाम तक पहुंचती हैं, आने वाली वीडियो में भी इस पे ज़रूर बात करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं समझ पाए किसकी, एक्सप्लेन करें जरा। बस कोई होता है, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, साइकोलॉजी नहीं समझ पाया था, वेट तो करना पड़ेगा ना। बैंक जाना हो तो बस मैं याद आता हूँ सब। कोई घर में चीज़ आई हो ना, बड़े उस पर डाका डाल लेते हैं। लाडला भी हूँ लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अगर वो बड़े भाई को कह दें तो बड़ा भाई हमें कह देता है। वैसे माँ बाप के लाडले हैं, छोटे होते ही लाडले हैं। गोंगा जिसको हम कहते हैं ना, वो है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना और आप देख रहे हैं बागी टीवी। उम्मीद है कि पिछले वाले व्लॉग आपको अच्छे लगे होंगे, अगर आपने लाइक भी किया होगा। और मज़ीद आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो एक बार फिर से हम लोग UCB के स्टूडेंट से बात करने लगे हैं। हमारे साथ 2 गेस्ट हैं, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपके? मेरा नाम है मुआज। आपका क्या नाम? अहमद रज़ा। क्या करते हैं आप लोग? मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, यहाँ से बैचलर्स, मेरा 5वां सेमेस्टर है। सही पढ़े हैं या फिर ऊपर से गुजार? नहीं सही पढ़ रहे। अच्छा, ये तो आप कह रहे हैं ना, वो तो टीचर्स को पता है कैसे पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने बहन भाई हैं? 3 बहन भाइयों में कौन से नंबर पे हैं? मैं पहले नंबर पे। सबसे बड़े हैं आप, तो घर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी? यही कि बस बाहर जाओ, ये काम कर दो, वो काम कर दो। रुको जरा, सब्र करो। ऐसा तो मोस्टली छोटे बच्चों पे होता है। बड़ों पे भी जिम्मेदारी होती है,
जब बड़ा होता है तो बड़े पे जिम्मेदारी होती है, जो पीछे रह जाता है छोटा फिर उस पर भी जिम्मेदारी आ जाती है वाली। आप बड़े हैं तो आप तो बस घर में हुक्म ही चलाते होंगे छोटे बच्चे पे, छोटे बहन भाइयों पे जाओ, अम्मी ने मुझे ये, अम्मी आपको कहती होंगे काम, आप आगे से छोटा पे डाल देते होंगे जब अम्मी ने तुम्हें कहा। ना फिर जिस पे अब जिसका जोर जिस पे चलता है वो उस पे जोर तो चलाएगा ना। आप जोर चलाते हैं मतलब? कभी कभी। इसीलिए तो छोटे बच्चे रोते हैं, मिडिल चाइल्ड या फिर सबसे जो छोटा बहन भाई होता है उसको यही होता है कि बड़े भाई को अम्मी ने काम कह दिया, बड़े भाई ने आगे छोटे को चिपका दिया। अब्दुर्रहमान क्या करते हैं आप? मैं BA साइकोलॉजी कर रहा हूँ। कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। किसकी साइकोलॉजी को समझे आपने, साइकोलॉजी पढ़ के? उसकी तरह समझ पाया आप? नहीं समझ पाए, किसकी, एक्सप्लेन करें जरा। बस कोई होता है तड़प ही ऐसी है ना। नहीं ओके ठीक है, उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को समझ आ गई होगी, अपनी उनकी वाली की बात करें। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं। आपका कौन सा नंबर? लास्ट। थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे लास्ट पे होने। तो एम्पैथी मिलती है किसी से, ना ही कोई सिंपैथी शो करता है, बस जुल्म हो रहा होता है आपके ऊपर। कोई छोटा से छोटा काम भी हो तो आपको भेज देंगे, और बस छोटों की कोई ज़िंदगी नहीं है। शाबाश बेटा। और घर वाले कैसे ट्रीट करते हैं, लाइक क्या कहते हैं, टॉफ़ी भी लेनी हो तो आपको कह देते हैं? बस भेज देते हैं जी, ये भी ले आओ, पैम्पर्स भी ले आओ, चॉकलेट्स भी ले आओ, बस यही रूटीन है हमारी। और आपकी शादी के बारे में कभी कोई बात की है घर वालों ने कि अभी तक पहुँचे ही नहीं हैं आप तक? नहीं अभी कहाँ पहुँचना है, अभी तो बहुत टाइम है। वेट कर लेंगे? साइकोलॉजी नहीं समझ पाया था, वेट तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं होता है। और किसी भी टाइम आपको उठा देते हैं और कोई लिहाज नहीं होता आपका, और कभी कभी तो अपने पल्ले से लाना पड़ता है कुछ, क्योंकि प्रेशर होता है ना, तो जाहिर सी बात है छोटे होते आपको बहुत नुकसान उठाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अच्छा मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? फजील अली। फजील अली, क्या करते हैं आप? मुझे लग रहा है आपने अभी एडमिशन लिया। हाँ मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है मेरा। अच्छा तो कैसा लग रहा है UCP में आके, या फिर आप सोच रहे हैं कि मुझे कहीं और जाना चाहिए था? नहीं अच्छा लग रहा है। मैं तो अपनी डिग्री के रेलिवेंट आया हूँ वैसे UCP में। वैसे UCP का माहौल जैसे है वैसा नहीं है, मैंने आके एक्सपीरियंस किया है। अच्छा तो मुझे बताएं कितने सिबलिंग्स हैं आप? हम 4। आपका कौन सा नंबर? मेरा थर्ड वन, मतलब छोटों की कैटेगरी में ही आते हैं। क्या एक्सपीरियंस है थर्ड नंबर पे होने का? बहुत ही मतलब कह लें कि अच्छा भी है बुरा भी है। जैसे कि हम मेरी 3 सिस्टर्स हैं और मैं एक भाई हूँ, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। भाई ये ला दो वो ला दो, जलालत का काम हो जाता है। सिस्टर ने शॉपिंग पर भी जाना हो, बस कह दो कि चलो चलो चलो, बाइक पकड़ो, गाड़ी चलो, तो बस यही। गाड़ी चला लेते हैं आप? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज कराओ। मैं नहीं चलाता, बाइक चला लेते हैं। बाइक सही चलाते हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मामा कहती हैं कि चलो जाओ, ये भी ला दो वो भी ला दो, ग्रोसरी करवा दो, साथ चलो दो, बैंक जाना हो तो बस मैं याद आता हूँ सब। मतलब छोटे होने के ये नुकसान है कि सारा काम आप पे थोप देते हैं कि छोटा है चलो कर देगा। हाँ छोटे होने के ये भी नुकसान है, और इससे भी ज़्यादा ये है कि कोई घर में चीज़ आई हो ना, बड़े उस पर डाका डाल लेते हैं। आपको कम मिलता है फिर? हाँ कम मिलता है हमें। मतलब मेरी एक छोटी सिस्टर है, हम दोनों की सेम फीलिंग्स है, सेम। बड़ी वाली हम पर रोब जमाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे लग रहा है कि आप भी फर्स्ट सेमेस्टर के ही हैं। जी बिल्कुल, मैं फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ, D फार्मेसी का। फॉर्म D कर रहे हैं। अभी वो पहले आपके फ्रेंड आए थे? जी। कैसा लग रहा है आपको UCP में आके? UCP में आके आना मेरा यहाँ ड्रीम था शुरू से, इसके लिए मैंने 2 साल भी वेस्ट किए अपने UCP में आने के लिए। आने की वजह से, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, लेकिन लास्ट में 2 इयर्स के बाद मेहनत के बाद मान ही गए। ऐसा क्या है UCP में? UCP में आप ग्रूम होते हैं, आपकी ग्रूमिंग होती है यहाँ आके, आपको पता लगता है कि, और स्पेशल सोशल मीडिया के लिए मैं आया था, मैं इन्फ्लुएंसर बनना चाहता था, अभी ट्राई कर रहा हूँ। कितने बहन भाई हैं आप? हम 2 हैं। मैं आप कौन से नंबर पे? मेरा पहला नंबर है। अच्छा तो पहले नंबर पे आपके क्या एक्सपीरियंस है घर में, कैसे आप लोगों आपको ट्रीट किया जाता है? लाडला भी हूँ, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लेकिन ज़्यादा जलालती होती है, क्योंकि मेरी छोटी बहन है, वो सारे दिन तंग करती है मुझे, चीज़ें ला के दो, ये ला के दो, उसके ख़त्म ही नहीं होते। अच्छा लड़कों का एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिनकी बहनें होती हैं उनको होता है कि भाई बस ये ला दो, ये कर दो, हमारे सारे काम स्कूल से ले आओ, यूनिवर्सिटी से ले आओ। जलालत को ऐसे कि फरमाइशें उनकी ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले शॉपिंग के लिए लेके चले जाओ, ठीक है, उसके बाद यूनिवर्सिटी
मैं पिक एंड ड्रॉप मेरे हिस्से की आ जाती है सब कुछ। अच्छा, मुझे बताइएगा कितने बहन भाई हैं आपके? हम 3 भाई हैं। तो आपने अभी मुझे बताया कि छोटा हूँ मैं सबसे, और सबसे छोटे होने के मुझे ज़रा नुकसान बताइएगा। घर वाले आपको कैसे ट्रीट करते हैं या बाकी बहन भाई कैसे ट्रीट करते हैं? कोई उनको काम मिलता है वो आपके ऊपर थोप देते हैं? वो सारा बड़े को कोई भी काम कह दें वो हमें कह देता है भाई ये करो वो करो ये करो, अगर ना करो तो वो तंग करते हैं, चीज़ नहीं ले देंगे, पैसे नहीं देंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इस टाइप का तंग। अगर वो बड़े भाई को कह दें तो बड़ा भाई हमें कह देता है। वैसे माँ बाप के लाडले हैं, छोटे होते ही लाडले हैं। हाँ, छोटे तो होते ही लाडले हैं। और घर में क्या फरमाइशी खाना बन जाता है आपकी फरमाइश पे, या फिर वो भी बड़ों की ही चलती है? ज़्यादातर बड़ों की चलती है, हमारी कभी कभार चलती है। चलो कभी कभार शुक्र है चल जाती है। सेमेस्टर में और इतने अकेले अकेले क्यों बैठे हैं? कहाँ पे गए आपके फ्रेंड्स? मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, लाइब्रेरी में जाना है मैंने। पढ़ने जाना है लाइब्रेरी में? जी, असाइनमेंट बनानी है। पढ़ने वाले बच्चे हैं आप? जी बिल्कुल। समझ रहे हो? स्टडी की बहुत टेंशन है मुझे। अच्छा, कोई बात नहीं है, पहले दूसरे सेमेस्टर में ऐसे ही होता है, एट दी एंड देखेंगे। अच्छा, मुझे बताएंगे कितने बहन भाई हैं आप? हम 4। 4 बहन भाई हैं। और आपका कौन सा नंबर है? मैं 3rd पे। 3rd पे। तो बीइंग अ मिडिल चाइल्ड आपके क्या एक्सपीरियंस है? यूनिवर्सिटी से फ्री छुट्टियां जो होती हैं ऑफ डे, तो उस दिन ऐसे ही होता है कि घर वाले कहेंगे जी तुमसे ना हो पाएगा। जो मतलब कि जो पेंडिंग काम होते हैं पूरे वीक के, वो मुझे ही करने पड़ते हैं तकरीबन ज़्यादातर, क्योंकि मुझसे छोटा है वो, तो स्कूल जाता है, मतलब कि उसे इतनी समझ भी नहीं है, तो फिर मुझे ही भेजते हैं वो। आप समझदार हैं? जी, मुझे घर में कहते हैं कि मैं समझदार हूँ। इसलिए फिर आपको सारे काम भी जी बिल्कुल। अगर मुझे ही कहते हैं, क्योंकि मैं छोटे भाई को भी कहूँ ना कि इसे भेज दें मेरी जगह, मगर वो नहीं भेजते, वो कहते हैं कि आप जाओ। वो क्योंकि वो सब थोड़ा सा बोंगा जिसको हम कहते हैं ना, वो है। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं तो अगर आपके भाई ने ये सुन लिया फिर वो आपसे लड़ेगा, फिर क्या करेंगे? नहीं लड़ेगा वो। अच्छा, उसको पता है मैं होऊंगा। उसको पता है थोड़ा बहुत, उसको हम छेड़ते हैं, मगर वो अगर उसको ऐसे बोलते हैं ना हम के घर में कि ये भूंगा, ये इस तरह का है, इसको समझ नहीं है, इसको कोई काम नहीं पता, ये मोबाइल में लगा रहता है हर वक्त, तो चिढ़ता है वो। इसलिए वो कहता है कि इसी को भेज दो, फिर मैं नहीं कर रहा। और घर में ये भी कहते हैं कि टमाटर ले आओ, दही ले आओ, धनिया ले आओ। कैसा लगता है जब आपको कहते हैं जाओ 50 रुपए की दही लेके आओ? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, मैं जाता भी नहीं हूँ, मगर जाना पड़ता है, क्या करें, डांट पड़ जाती है फिर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आपको भी आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और वैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको वाकई घर वाले उनसे बहुत काम करवाते हैं। इवन मैं खुद ऐसा करती हूँ, मैं ये जो छोटे कज़न्स हैं उनको कह देती हूँ जाओ यार ये करो वो करो, अपनी जान जुड़वा देती हूँ। तो अगर आपका भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। पार्टी कौन सी ज्वाइन कर रही है? ये अभी मुबशर, अब मेरे कान में बता देना जब प्रोग्राम। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि आपको बिलावल साहब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ना। नहीं मैं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ प्लीज़। इमरान खान खुद उस करप्शन का बेनिफिशरी थे, हिस्सेदार थे। बहरहाल जी मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। बहरहाल मैं समझता नहीं मैं बिचौई साहब बिल्कुल क्लियर वर्ड। एक मैं क्लियर वर्ड में बता दूं कि आप हार जाएंगे, ये आपको जनरल फैज हमीद ने कहा। नहीं मैं नहीं बताता। नहीं, आप किसको, आप मुझे, मैं आपसे पूछा यार, मैं नहीं डर रहा, आप क्यों डर रहे? नहीं मैं बिल्कुल। सानू दसो हुन की करो, उन करू की वो दसो सानू, उन सियासत केड़ी है। अब दोस्तों से मुशावरत, असल में प्रॉब्लम कर ली ना मुशावरत 6 महीने आपने। मुबशर प्रॉब्लम ये है कि कोई लीडर भी सच्ची बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हम जैसे लोग जाएं तो जाएं कहाँ? अच्छा, बिलावल साहब तो सुन रहे हैं इस वक्त आपकी बात, जरदारी साहब भी सुन रहे हैं। नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि कंपैरेटिवली एक तो ये है कि उन्होंने मुझे, जरदारी साहब से मेरी 2 दफ़ा फ़ोन पे उन्होंने बात की है, और उन्होंने GSP प्लस के हवाले से बात की कि आपकी शुक्रिया अदा किया। तो ये अच्छी बात है, उनमें थोड़ी सी मैच्योरिटी जो है, चूँकि जब पार्टियां बनती हैं मारें खा के बनती है ना, तो चौधरी शुजात से भी होगी बात आपकी। चौधरी शुजात बहुत अच्छे इंसान हैं, मैं तो उनको बहुत। पार्टी कौन सी ज्वाइन कर रही है? ये अभी मुबशर, अब मेरे कान में बता देना जब प्रोग्राम। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे क्यों लग रहा है कि आपको बिलावल साहब ज़्यादा अच्छे लगते हैं।
अच्छा, पता नहीं, मैंने कोई, मेरा ख्याल इंटरव्यू में तो ऐसी बात नहीं की, तो प्राइवेट भी हमारी इस बारे में बात ही नहीं हुई। गल है कि चाय पी या इकट्ठे कोई इस्तिखारा करता है किसी को, अल्लाह आपे ही अपना शुनगुन कर देता, अल्लाह की मर्जी। नहीं, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा दिन था। $10 बिलियन के करीब जो है वो वहाँ पर माशाल्लाह सैलाब ज़दगान के लिए कमिटमेंट्स हुई हैं। और दूसरा, वैसे भी मेरा चूँकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था जब वो एग्ज़ाइल में थी, तो उनकी फ़ैमिली से तो मेरे ताल्लुकात बहुत दरीना है। अब वो दरीना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होने जा रहे हैं। ये पता नहीं अभी नहीं, मुझे फीलिंग क्यों हो रही है ये सारी बार बार? बस आप भी शायद नजूमी बन गए होंगे अब। मुझे लग रहा है कि वही अब जगह बनती है। चलो देखते हैं इंशाल्लाह। नहीं, अच्छा आप ये बताएं कि अलीम खान ने तो बड़ी बातें कर दी उस्मान बुज़दार के ऊपर, बुशरा बीबी पे, फरा गोगी पे। आप मुझे एक और बात बताएं, आपने भी खुदा को जानते नहीं, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ, क्या खावर मानिका करप्शन नहीं कर रहा था? क्या खावर मानिका के बच्चे करप्शन नहीं कर रहे थे? और क्या कोई पुलिस में उनके ऊपर पर्चा नहीं हो रहा था, पकड़ा नहीं जा रहा था? पंजाब के अंदर, पाकपतन के अंदर, लाहौर के अंदर। मुबशर, जो असल में मेरी एक नेचर है, और मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने भी गलत काम किए हैं, एक तो अल्लाह की तरफ से पकड़ जो है उनकी हर सूरत में, अल्लाह तो बाद से फड़ेगा ना। चाहिए साहब सानू पहले फड़ना है ना तो साढ़े अदारे नू ठीक करो ना, अदारे पकड़ने वाले बनना ना। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ। नहीं, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ प्लीज़ मेहरबानी करो। फिर की करांगे ਅਸੀਂ? यानी मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास भी लोग रिपोर्ट्स लेके आते हैं, कहते हैं कि यार ये है फलाने चोरी की, ये चोरी की, मेरा नाम ना आए। मैं कहा क्यों ना आए? कहते साहब मेरे छोटे बच्चे। मैं कहा मेरे गुरीले दे बच्चे ने तेरे यानी हम लोग जब कर रहे हैं तो कोई ऐसी कोई डर खौफ नहीं हमें किसी से भी, लेकिन बस मैं कोई थोड़ा सा अभी समझता हूँ कि बड़े काम करने हैं अभी। हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउसेज, हमारे कमिश्नर हाउसेज, DPO हाउसेज, DCO हाउसेज, इन सारों को अगर हम बेच दें ना, म्यो गार्डन्स, GOR, तो कम से कम $20-25 बिलियन इकट्ठा हो जाएगा। क्यों हम टके के लिए हाथ फैला के मांग रहे हैं? ज़्यादा हो जाएगा। चलो, जो हमारी जो इस वक्त वैल्यूएशन है प्रॉपर्टीज़ की, देखना ये गवर्नर हाउस है। मैं इस चीज़ के हक़ में तो नहीं था कि इसको डिमॉलिश कर दो या यहाँ यूनिवर्सिटी बना दो, लेकिन 76 एकड़ जगह है, और 76 एकड़ में से सिर्फ 4 एकड़ जो है आप गवर्नर हाउस वाली जगह रख लें, 6 एकड़ रख लें, 70 एकड़ से मिनी दुबई यहाँ बन सकता है। तो ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बरतानिया में जिस मुल्क की हम मिसालें देते हैं, वहाँ कोई कमिश्नर हाउस नहीं है, DC हाउस नहीं है, DPO हाउस नहीं है, कमिश्नर हाउस नहीं है। वो अपनी गाड़ी पे आते हैं, अपनी गाड़ी पे वापस आते हैं। डाउनिंग स्ट्रीट भी एक कनाल का ही है, बस बहुत छोटी जगह है। तो हमारे जब तक देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा हमारा इशू बन गया है, कि हमने अपने रवैये जो हैं उसको बड़ेपन वाले, शान व शौकत वाले रवैये अपना लिए। गांधी जी ने 1947 में जब कांग्रेस की हुकूमत बनी, तो उसने अपने वज़ीरों को कहा कि मैं चाहता हूं कि अपनी ज़िंदगी में सादगी इख्तियार करो। उसने कहा कि मैं रामचंद्र और कृष्ण जी का आपको मिसाल नहीं दूंगा क्योंकि वो तारीख़ी हस्तियां नहीं हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ आपको मिसाल देने के लिए अबू बकर की और रज़ियल्लाहु अन्हु की और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की, कि आप उन वाली सादगी अपनाएं। वो इतनी बड़ी एम्पायर के मालिक थे, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ फ़कीराना थी। तो भाई जब तक हम, अब तो सूरत हाल ये है कि हम एक गाड़ी में निकलता है, एक पॉलिटिशियन MP निकलता है, MNA निकलता है, 6 गाड़ियाँ उसके दो, मजहबी रहनुमा निकलता है, वो निकलता है। शादियों पे करोड़ों रुपया एक शादी पे हमारा खर्च होता है। और हमारी सूरत हाल ये है कि हम कहते हैं कि मुल्क ठीक हो जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट 30 बिलियन है, इंपोर्ट $80 बिलियन है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलर 3000 अरब है। ख्याल में चोई साहब, आपके ज़ाती ख्याल में मियाँ नवाज शरीफ, इमरान खान,
यूसुफ रज़ा गिलानी और परवेज़ मुशर्रफ, इन चारों में से कौन बेहतर हुक्मरान था पाकिस्तान का, आपकी ज़ाती राय? मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कौन बेहतर था, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से कि जो हमारी डिक्टेटरशिप्स थी उनकी जो हुकूमतें थीं वो ज़्यादा उन्होंने डिलीवर किया है दैन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो मुशर्रफ बेहतर थे? नहीं, मैं तो और क्या कह रहे हैं आप? ने गलतियां भी की हैं और फाइन, लेकिन इन्होंने कम का ब्लंडर की हैं बाकियों ने। कौन सी इमरान खान ने कोई गलती नहीं की? नहीं, सभी ने गलतियां की हैं। अच्छा, इमरान खान और नवाज शरीफ में बेहतर वजीर आजम कौन? यार अब मेरा यार मैं सवाल पूछ रही हूँ, मेरा मतलब है कि दोनों नहीं बहुत अजीम, कोई अपना सियासत करनी, पूछते बोलो ना, पूछते करो। तो अब फिर आप कहेंगे, आप पूछते हैं कि मैंने पहले वो नून छोड़ी, अब फिर इमरान को छोड़ा, अब मैं क्या कहूँ उनके बारे में? नहीं, मैं उन दोनों का कंपैरिजन पूछ रहा हूँ। कंपैरिजन आप करें ना। नहीं, आपके ख्याल में इमरान खान बेहतर? आप दोनों के गवर्नर रहे हैं ना, आप नवाज शरीफ साहब के भी गवर्नर रहे हैं, इमरान खान साहब के भी रहे, मैं तो नहीं रहा। देखें जी, हर इंसान में अल्लाह ताला ने खूबियां भी दी हैं। अच्छा चले, करप्शन किस दौर में ज़्यादा हुई है? मैं पंजाब का कह सकता हूँ। पंजाब, हाँ, पंजाब का कह सकता। मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के दौर में भी मैं गवर्नर रहा हूँ, गुलजार के दौर में भी रहा हूँ। करप्शन जो थी, कम अज़ कम ये मैं कह सकता हूँ कि निचले लेवल पे मैनी फोल्ड बढ़ गई थी। आज भी जो पुल हैं, जो सड़कें हैं, या जो मेट्रो है, या जितने भी ये मोटरवेज़ हैं, ये चीज़ें बनी हैं, वो अभी तक उनमें कोई जो है वो कायम दायम है। और जो हमारे बुज़दार साहब ने बनाई हैं वो तो 6 महीने बाद टूट जाती थी। तो कौन किस में ज़्यादा करप्शन हुई? तो अब आप नहीं समझे? नहीं, मैं नहीं समझा सर, मैं डफर आदमी हूँ, मैंने समझाओ। नहीं, मैं समझता हूँ कि गवर्नेंस जो थी शहबाज शरीफ की बुज़दार से बेहतर थी। और करप्शन? वो भी उस वक्त कम थी। यानी जो अब तब्दीली के नाम पे हुकूमत आई है, करप्शन की तब्दीली के नाम पे। और ये मैं नहीं कहता, ये तो सारे हमारे मैं आपकी राय वर्कर आते थे, दूसरे आते थे, सब इसमें तो लोग कोई सर, कुछ तुसी भी कह दो कि यार मैंने सारी बातें कर दी। सर अखबारे जहां पढ़ के मैंने खबर दसी जा रही है, कोई गल है अपना नहीं, अपना अपनी भी गल करो ना कोई। नहीं, मैं अपनी हूं, तुसी की चाहते हो? मैं चाहना कि तुसी मेरी तुसी चाहते हो कि मैं भी जड़े अच्छा मुझे मैं गाली गलोच अब मैं आपको बुरा भला सियासत तो मैं तो लोगों ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ। मैं आपको बताता हूं, नहीं हो सकता। एक ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ये सब नहीं हो सकते। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं तो कहना अखलाकियात ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ करना चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ पार्ट प्ले करना चाहिए कि भाई एक लिमिट तक आप बात करें, जातियात पे ना जाएं। मेरी एक अर्ज सुन लें आप, लोगों को आप वोट देना, मैं उनको क्या कहूं कि किस तरह से कैंडिडेट चूज करें, किसको चूज करें? मैं आपको क्यों? मैं नहीं, आप मुझे तारीफें ना बताएं। नहीं, मैं बताता हूं, आप मुझे पार्टी बताएं किसको मैं सपोर्ट करूं। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये आप करें कि अवाम इतने अब विजिलेंट हैं कि उनको हर एक को पता है कि मेरा MPA पैसे लेता है नहीं लेता, मेरा MNA पैसे लेता है नहीं लेता, मिनिस्टर लेता है नहीं लेता। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग समझते हैं PTI के कि हम 2/3 मेजॉरिटी लेके आएंगे। नहीं, एक मिनट, एक सवाल का जवाब। करप्शन हो रही थी पंजाब में, उस्मान बुज़दार कर रहे थे, और काले भूत कर रहे थे आके, भाई चुड़ैले कर रही थी, मैं नहीं तुसी ना लेना, मैं की करा। किसी की फूफी करप्शन कर रही थी, मुझे नहीं पता कौन थी, लेकिन थी। लेकिन ये सारी करप्शन आपके सामने हो रही थी। कभी तो आपने इमरान खान को एज अ प्राइम मिनिस्टर बताया होगा ना कि इमरान तुम्हारे सूबे में ये करप्शन हो रही है, गंद हो रहा है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने बिल्कुल ये बात कही कि सर 800 अरब रुपया पंजाब हुकूमत का डेवलपमेंट बजट है, और पंजाब की पूरी सड़कें, सीवरेज सिस्टम, हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हर चीज़ तबाह हो गई है। अगर ये पैसा 100% ईमानदारी के साथ लग जाए तो PTI जो है किसी सूरत में अगला इलेक्शन जो है वो नहीं हार सकती है। वो कहते हैं क्यों? मैंने कहा जी करप्शन हो रही है, करप्शन से नुकसान हो रहा है, तो और यही कर सकते। उन्होंने क्या कहा? नहीं, वो करप्शन को तो कभी नहीं उन्होंने मेरे सामने कहा कि करप्शन को सपोर्ट करना चाहिए या कोई करप्शन को इनकरेज लिए करना है, लेकिन एक्शन नहीं होता था। तो फिर आपको क्या सबक मिला?
कि इमरान खान करप्शन को कुछ नहीं कहेगा? नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि वो बैलेंस, चेक एंड बैलेंस लोगों के बारे में, मेरे बारे में तो बड़ी उन्होंने करते थे चेक एंड बैलेंस हमेशा। इवन अमेरिका तक करते थे कि गया हूँ वहाँ मैंने क्या किया है, तो बाकी भी इन्फॉर्मेशन उनके पास जाती होगी। नहीं, वो जाती थी, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे। जब चीनी माफिया की भी बात आई, जब उनको पता चला कि उनकी काबीना में कई अफराद हैं जो चीनी के अपना उसमें जिम्मेदार हैं, FIA ने रिपोर्ट नहीं, दी, वो तो उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट करवाई और ये सारा तो बंद भी कर दी ना। वो तो सिर्फ JKT को सबक सिखाना था ना, बाकी सबको तो छोड़ दिया। और उन्होंने कौम के आगे कहा था मैं खुद कर रहा हूँ ये इंक्वायरी। इस BRT की इंक्वायरी कोर्ट में नहीं जाने दी उन्होंने, FIA का नहीं करने दी। याद करें वो नहीं करनी तो अब ये कर लें भाई। नहीं, एक सेकंड, मैं कुछ और कह रहा हूँ। तो मुझे उससे ये लग रहा है कि इमरान खान खुद उस करप्शन का बेनिफिशरी थे, हिस्सेदार थे। बरल जी, मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा। मैं क्या, मुझे समझ नहीं आई। मैं क्या, मैं कमेंट नहीं करूँगा। नहीं करें, मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर कोई मुझे कहता है कि चौधरी सरवर ने यहाँ से एक पेन उठा के गाड़ी में ले गए अपनी, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने नहीं पूछना उनको, या मैं नहीं पूछता उनको, ना फ़ोन करके पूछता हूँ कि जी वो PNN का नहीं, ये तो जिम्मेदारी, देखिए मैं आपको बताऊँ, अगर देखो ना, अगर मेरा बिजनेस है तो इमरान ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। गवर्नमेंट इज ए बिजनेस। नहीं, एक मिनट, इमरान ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। आई थिंक ही शुड हैव बीन मोर कॉशियस, और सो ही वाज इररिस्पांसिबल। बहरहाल मैं समझता हूं नहीं, मैं चौधरी साहब बिल्कुल क्लियर वर्ड, एक मैं क्लियर वर्ड में बता दूं, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है ना, ही डिड नॉट। मैं मुझे जवाब दे लें। अगर आप राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब की थ्योरी अपना लें ना, तो फिर बहुत सी मुश्किलात जो हैं हल हो जाती है। और मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बात सुने, एक मिनट ठहरे। आपने बताया उसको करप्शन हो रही है, अलीम खान ने बताया, मुबशर लुकमान ने बताया, मोहसिन बेग ने बताया, जनरल बाजवा ने बताया, जनरल आसिम नसीर ने बताया, पूरी ISI ने बताया, पूरी MI ने बताया, और अगर वो एक्शन नहीं ले रहे, लेना चाहिए था। इसका मतलब है वो हिस्सेदार है ना। ये तो नहीं मैंने देखा कोई उनको हिस्सा देते हुए या लेते हुए। नहीं, लेकिन और मतलब क्या, उनको एक्शन लेना चाहिए। साहब, अगर मैं आपको कंप्लेंट कर रहा हूँ कि आपके स्टाफ में फलां बंदा चोर है, और आप अगर उस पर एक्शन नहीं लेते, इंक्वायरी भी नहीं करते, तो मैं यही समझूंगा ना कि आप हिस्सेदार हैं। तो क्या मैं गलत समझूंगा? नहीं, अगर आपके नोटिस में चीज़ आती है तो आपको एक्शन लेना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। और अगर नहीं आप करते तो फिर आप क्या होंगे? इस पे नलायकी समझें कि रजामंदी समझें चोरी में? ये इनकम्पिटेंस भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती हैं। ये आप बेहतर जानते हैं। ये मैं बेहतर जानता हूं। तो ओहदे आप लोग रखते हैं, जानता मैं हूं। कोई मीडिया को ज़्यादा नोटिस करता है ना। मीडिया की करता है, मरिंडा पी के आंदा है की करता है मीडिया। जब अलीम खान से फराह गोगी ने इंटरव्यू लिया था सीनियर वजीर बनने के लिए, तो आपसे भी तो किसी ने लिया होगा। नहीं, मेरा किसी ने इंटरव्यू नहीं लिया। मुझे तो ज़बरदस्ती उन्होंने बनाया गवर्नर, मेरा इंटरव्यू क्या लेना था? आप नहीं बनना चाह रहे थे? मैं कहता शौक था, मैं तो सेनेटर था, मैं तो बहुत खुश था। और मैं आपको बता दूं कि मेरी ख्वाहिश क्या थी। CM? मैं नहीं, चलो CM तो नहीं, MPA का इलेक्शन ही नहीं लड़ा, किसी ने बता दिया था कि आपने नहीं बनना। तो किसने बताया था? शाह महमूद की तरह आप भी हार जाएंगे। किसने बताया था? बस किसी ने बता दिया। आया था जिसने मरहूम आमिर लियाकत को फोन किया था। कोई मेहरबान थे जिन्होंने कहा। आप मुझे ये कह रहे हैं कि एक मिनट, आपने खुदा को जान देनी है, बंदे को तो नहीं देनी। खुदा को जान देनी, मैंने बता दिया, मुझे बता दिया गया था कि आपको इलेक्शन जो है हार जाएंगे आप ना। आप हार जाएंगे, ये आपको जनरल फैज हमीद ने कहा। नहीं, मैं नहीं बताता। आप किसको? आप मुझे, मैं आपसे पूछा यार, मैं नहीं डर रहा, आप क्यों डर रहे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, ये जनरल फैज हमीद जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने चौधरी सरवर को कहा तुसी इलेक्शन नहीं लड़ना, तानू नहीं जितन देंगे। नहीं, मैं देखें, ये मुबशर मुझे उन्होंने नहीं कहा। साहब अपना सच बोले। देखें मुबशर, मैं आपको बताऊं कि मेरे इल्म में था, मैंने फिर कहा कि चलो मैं सेनेट में हूँ, और दूसरा मेरा ये था, मेरी ख्वाहिश ये थी कि देखें एनर्जी के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था UK में, तो मैं ये समझता था कि एनर्जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक मिनट ठहर जाए चौधरी साहब, एनर्जी मेरी भी डाउन हुई है। जिताने और हराने का काम कोई और कर रहा था, आवाम नहीं कर रही थी।
ये नहीं मुझे पता, मैं क्यों जाऊँ यार किस चीज़ का पता है? दसो मैनू बस तक कराया कि नहीं इधरों गार्डन टाउन तक, वो पता है? यही पता होना है ना आपको जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, और आप मुझे बता नहीं रहे। नहीं, आप मेरा ख्याल शाह महमूद साहब से पूछ लेना, उनको हारने का शाह महमूद से क्या पूछूं? MP का इलेक्शन हारे हैं ना वो, उनसे पूछ लें। वो तो जहांगीर तरीन को ब्लेम करते हैं, वो तो कहते हैं उन्होंने नहीं मुझे कहा है उन्होंने। अच्छा, मेरे तो नहीं कहा कि उन्होंने मुझे कहा था कि जहांगीर तरीन ने पैसे लगाए थे और मुझे हरवाया वहाँ पे, ही डिडंट वांट मी टू कम ओवर देयर। अच्छा, आप किसका कह रहे हैं कि कौन लड़वाता था और कौन हरवाता था? पता नहीं, मेरे इल्म में नहीं किसने हराया, मैं तो सिर्फ ये जानता सर जी को आपको इस्तिखारे पे तो नहीं आपको आया ना? अक्सर थे कि मुझे हरवा दिया गया। आपको किसने कहा कि तुम इलेक्शन ना लड़ना? भाई किसी ने, देखें एक बात मैं बताऊं आपको, अगर कोई दोस्त आपको आपके कान में अच्छी चीज बचा देता है, दोस्त होता तो अभी आप उसकी बेटी की शादी पे इनवाइटेड होते। नहीं, मैं उसकी बात नहीं, मुझे उन्होंने नहीं बताया, मुझे नहीं बुलाया, किसी और दोस्त ने, उन्होंने नहीं बुलाया। नहीं, मुझे किसी और दोस्त ने बताया था कि आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे, आप अपनी जो है इलेक्शन ना लड़ें। मैंने कहा ठीक है। वो कौन दोस्त था? कोई था ना, अब मैं उसका नाम बताऊं फिर बेचारा, ये तो फिर कल को मुझे कौन बताएगा? कोई कॉन्फिडेंशियल बात की कोई हैसियत ही नहीं इस मुल्क में। नहीं, मुझे अगर किसी ने बताया है तो वो कल को फिर कहेगा कि अच्छा भाई मैंने आपके साथ नेकी की और आप मुझे ये कह रहे हैं। सियासतदान था, गैर सियासी था? गैर सियासी है, गैर सियासी था। गैर सियासी था, गैर। अच्छा, तो वही से फोन है ना जल फैज हमीद के फोन अगर आप ना सुनते और बाकी लोग भी ना सुनते तो ये मुल्क बहुत बेहतर होता। मौजूद हूँ ननकाना साहिब के एक मशहूर होटल पर, जहाँ पर बागी टीवी की 11वीं सालगिरह के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया जा रहा है। मैं और प्रेस क्लब की पूरी टीम की तरफ से चेयरमैन मुबश्शिर लुकमान साहब को तहे दिल से बागी टीवी की 11वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। जी, पूरे मुल्क की तरह आज ननकाना साहिब में बागी टीवी की 11वीं सालगिरह की एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ननकाना साहिब के सीनियर साफ़ी समीउल्लाह उस्मानी साहब। आइए उनसे जानते हैं बागी टीवी की कारकर्दगी के हवाले से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से जी बहुत बहुत मुबारकबाद बागी टीवी की इंतज़ामिया को, और ख़ास करके जो है वो मुबश्शिर लुकमान साहब जो CEO हैं बागी टीवी के। ये कल की बात थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह बागी जो टीवी है इस वक्त जो है वो 11 साल का हो चुका है। सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया है, और सोशल मीडिया के अंदर बागी ने जिस तरह अपना एक मुकाम पैदा किया है, इनकी इंटरनेशनल न्यूज़ हो या नेशनल न्यूज़ हो या इलाकाई ख़बरें हो, तो एक इनका इस वक्त जो है वो मुनफरिद जो है वो नाम बन चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुबश्शिर लुकमान साहब जो इनके CEO हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, और पाकिस्तान के बहुत जो सहाफ़ी हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो एक मशाल राह की हैसियत रखते हैं, और बड़े लोग जो है आजकल जो है वो बागी के पेज को फॉलो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको जो है वो मज़ीद इसके हवाले से जो इसके अंदर इनफरादियत पैदा करनी चाहिए। तो मैं एक दफ़ा फिर जो है वो बागी टीवी की तमाम टीम को, और ख़ास करके जो ननकाना साहब की बागी की टीम है उसको, और मुबश्शिर लुकमान साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ननकाना प्रेस क्लब के सदर आसिफ इकबाल साहब, आइए उनसे जानते हैं बागी टीवी की 11वीं सालगिरह के मौके पर क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल जी, जिस तरह बागी टीवी जो है वो पिछले 11 साल से जो चेयरमैन हैं बागी टीवी मुबश्शिर लुकमान साहब की क़यादत में, और उनकी जो पूरी टीम जिस हवाले से काम कर रही है वो बिल्कुल खराज तहसीन के लायक है। और मैं आज जो है बागी टीवी की 11वीं सालगिरह के मौका पर जो इनके जो चेयरमैन है मुबश्शिर लुकमान और उनकी तमाम जो टीम है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी ये नेक ख्वाहिशात हैं इनके लिए कि ये जो चैनल है जिस तरह दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, मज़ीद ये ऐसे ही अल्लाह ताला इसको तरक्की दे, और ये ऐसे ही गरीब और जो लाचार और जो मजलूम अवाम है उनकी आवाज़ बनता रहे। और जिस तरह से ननकाना साहब में भी ये जो इनके जो बागी टीवी याज ये काम कर रहे हैं, ये भी काबिल सताइश है इनका काम भी। और जिस तरह ये मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये टीवी को जिस तरह से शुरू किया था और जिस तरह से उन्होंने इस टीवी पे अपना
काम करते हुए और एक 11 सालों में जो मकाम बनाया है डिजिटल मीडिया के वाले से वो इंतहाई शानदार है और इस पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। पर जो है ना लेके आए थे, आर्मी लेके आए थे ना मिस्टर बाजवा। हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सियासी लोग आपस में लगे हुए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं अपनी अपनी कुर्सी की खातिर। ये जिस दिन असम्बली का इजलास हो रहा था ना रात को, तो 2-3 खुदकश बम्बार उधर आते और धमाके से ना खुद भी मर जाते और इन सबको भी मार देते। इनकी अपनी लड़ाई में गरीब आदमी पिस गया है। अगर वो नहीं है तो उसको बरी करें, अगर है तो उसको जेल में डालो। वो न्यूट्रल है ना, तो फिर इनको समझ लें कि छितर पड़ने का टाइम आ गया। हाल कोई भी नहीं है, सब खा रहे हैं। इन्होंने अपनी असम्बलियां ने आप भी तोड़ देने थे, आप भी बनाते ने मौजा पे कर देने मौजा पे कर। मुझे बिल्कुल इनमें से कोई लीडर पसंद नहीं है, ना कोई कौम का सोचते हैं ना मुल्क का सोचते हैं, सब लुटेरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब के कहने पर परवेज लाई साहब ने पंजाब असम्बली तो तहलील कर दी है, लेकिन अगला लाएअमल क्या होगा? क्या इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, या जैसे तारक बशीर चीमा साहब कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे जो असम्बली ये तोड़ेंगे? और इसके साथ साथ क्या इमरान खान साहब को आसानियाँ होंगी असम्बली तोड़ने के बाद, या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि अता तारड़ साहब का कहना है कि अरबों रुपए की करप्शन की है परवेज लाई साहब ने और जमान पार्क ने। क्या उसका हिसाब होगा? क्या गिरफ्तार होंगे इमरान खान साहब? लोगों से चल के पूछते हैं। आए जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा, मैं ये बताएं, असम्बली तो तोड़ ली पंजाब की इमरान खान साहब ने, अब अगला क्या लाएअमल होगा? आपका क्या ख्याल है, क्या होता नजर आ रहा है? डिजास्टर, द होल कंट्री इज इन डिजास्टर। सारे ये है कि सारी आवाम पिसेगी, ठीक है ना, और ये डिजास्टर जो होएगी ना, ये सारी जो ना हमारे ऊपर आना है। यानी आवाम के लिए मुश्किलात होंगी? बहुत मुश्किलात हैं, थी है और होगी। यानी दिस कंट्री डजंट हैव जस्टिस एट ऑल, ठीक है ना। तो इमरान खान साहब तो कहते थे कि मैं जस्टिस का निज़ाम लाऊंगा, मैं एहतसाब का निज़ाम लाऊंगा, तो वो नहीं लाए पे। देखे ना, दे डिडंट गिव हिम चांस। जब चांस नहीं उनको मिला तो फिर वो किस तरह वो करते? जब चांस जब उनका हो रहा था, जब वो पीक पे आ रहे थे, जब उनको पता था कि कामयाबी का उनका अरूज आ रहा है, तो वहाँ उनको कहा, उनको स्टॉप किया गया। दिस इज कॉल्ड चेस्टमेट, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये भी तो, वो भी तो इनको टाइम पूरा नहीं ना करने दे रहे। अभी ये वो 1-1.5 साल, अभी पता है आपको कि हमारी IMF से डील चल रही है, हमारे मामला सही नहीं चल रहे, तो उन्हें भी नहीं चाहिए कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाना? IMF में हमें कौन डालने वाले हैं? यही लोग, करप्शन ही है ना। तो इमरान खान साहब भी तो गए थे ना? तो ये गए तो थे, मगर ये था तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन गए। मगर गए थे, मगर ये है कि प्रेशर, देखे ना प्रेशर, पीछे से प्रेशर ही गए थे ना, पीछे से प्रेशर। अब ये था कि इमरान खान साहब को किसने ऊपर जो है ना लेके आए थे, आर्मी लेके आए थे ना मिस्टर बाजवा। परवेज लाई साहब ने असम्बली तो तोड़ दी, आगे क्या होगा? आगे इन सियासतदानों के काम है, हम अभी क्या कर सकते हैं? आपकी हमारी को सुनता है नहीं। इलेक्शन हो जाएंगे, आपका क्या ख्याल है? हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये तो सियासी लोग आपस में लगे हुए ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं अपनी अपनी कुर्सी की खातिर। यही देखें, अभी जिसको अपना मुफाद होगा अप्रोच वालों का वही काम होगा। तो इमरान खान साहब क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब हमारे ख्याल में वो भी मुल्क को तबाह कर रहे हैं अपनी सीट के लिए। जैसे वो वज़ीर आज़म हो तो ठीक है, ना हो तो सारा गलत है। तो मैं ये बताएं, इमरान खान साहब ने असम्बली तो तोड़ ली है पंजाब की, अब आगे क्या होगा? ये जिस दिन असम्बली का इजलास हो रहा था ना रात को, तो 2-3 खुदकश बम्बार उधर आते और धमाके से ना खुद भी मर जाते और इन सबको भी मार देते। क्यों? जिस तरह से अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया ना सारी जमातों ने मिलके, इनका भी खाना ख़राब होना चाहिए। इनको एक बड़े टाइटैनिक में बैठा के ना तो समुद्र में गर्क कर देना चाहिए। इनकी अपनी लड़ाई में गरीब आदमी पिस गया है, जो सफ़ेद पोश है वो दफन हो गया ज़मीन में। यानी ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अवाम की लड़ाई कोई भी नहीं? अवाम की कोई नहीं लड़ाई लड़ रहा है, कुर्सियों की लड़ाई है। हाँ जी, ये अपनी कुर्सियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी वजारत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया है, अब इसका उन्हें फ़ायदा होगा असम्बली तोड़ने का या नुकसान हो? नहीं, देखिए वो अपने फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं, नुकसान के लिए तो कोई भी नहीं लगा हुआ। वो कहता है कि मेरी गवर्नमेंट बन जाए, दूसरा कहता है मेरी गवर्नमेंट बन जाए। हाँ, और खाना ख़राब जो है वो आवाम का हो रहा है। इलेक्शन हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन? इमरान खान साहब तो जनरल इलेक्शन चाहते हैं। और पहले इतनी महंगाई है, इलेक्शन करा के और बेड़ा गर्क करना है आवाम का। तो इमरान खान साहब आगे क्या करेंगे? असम्बली तो तोड़ दी उन्होंने, अब आगे क्या करेंगे वो? कुछ नहीं, आगे इन्होंने पहले कौन सा वो हमसे पूछ के कुछ कर रहे हैं। आगे हम लोग, उनका अपना डिसीजन होता है, हम लोगों ने क्या, अवाम की तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अवाम की कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं मान रहा? नहीं, अवाम बेचारी बेरोजगार है। इमरान खान साहब ने असम्बली तो तोड़ ली, अब आगे क्या करेंगे, क्या लाया मतलब? आगे रहे ये मसला, तो ये असम्बली इसने तोड़ दी, अब इसके गिरफ्तार होना है इसने, जो इसके ऊपर केस हैं।
अब तो जमान पार्क में जो इर्द गिर्द खिला रही है जो सिक्योरिटी, अब वो साइड पे करें। ये सिविल आदमी हो गया, इसको पकड़ें और जेल में भेजें। इसको और क्या करना है? किस जुर्म में? जो उसके ऊपर यार वो घड़ी चोरी, क्या वो घड़ी भी चोरी की हुई है और भी उसके ऊपर कोई मामलात हैं, वो हम सुनते हैं मीडिया में। अगर वो नहीं है तो उसको बरी करें, अगर है तो उसको जेल में डालो। तो ये बताएं, मौजूदा सूरत हाल में असम्बलियाँ तोड़ने का क्या फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को या नुकसान होगा? अगर एक अदारा अगर न्यूट्रल हो जाए ना, एक अदारा न्यूट्रल हो गया तो इसको नुकसान ही नुकसान है। तो वो इदारा तो कह रहे हैं हम न्यूट्रल है। वो न्यूट्रल है ना, तो फिर इनको समझ लें कि छितर पड़ने का टाइम आ गया। किनको? इमरान खान को और किसको? अच्छा, कौन से वाले? डाउन कारलेस? नहीं, वो कहने के आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। अच्छा, वो वाले नेतर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन इमरान खान साहब कह रहे हैं जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में चाह रहे हैं, हो जाएंगे या नहीं? होने नहीं चाहिए, होने नहीं चाहिए। क्यों यार? आप मेरे समझदार हैं। आप एक MP MNA पता आपको पता कितने पैसे खर्च करके आता है? 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च करके आता है। ये बताया कि इमरान खान साहब ने असम्बली तो तोड़ दी पंजाब की, अब आगे क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? आगे इलेक्शन होंगे और क्या होना है? इलेक्शन हो जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह होंगे। कौन से वाले, पंजाब में या जनरल इलेक्शन? नहीं, सब हो गए, होना चाहिए, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं तो आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब की ख्वाहिश पूरी कर देगी PDM जमाते? नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी जिंदगी नहीं हो सकता। ये नहीं करने देंगे? हाँ। तो अब फिर क्या हाल नजर आ रहा है? हाल कोई भी नहीं है, सब खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह दा। अच्छा, मैं ये बताएं, इमरान खान साहब ने असम्बली तोड़ दी पंजाब की, अब आगे क्या करेंगे? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ पे ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ पे ਕਰਨ। अच्छा, वो मौजे कर रहे हैं। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ख्वार हम हो रहे हैं, ਅਖਬਾਰ ਅਖਬਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਲੇ ਚ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਨੇ ਆ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ठीक है। अच्छा, मैं ये बताएं कि आप क्या समझते हैं किसको फिक्र है अब अवाम की, कौन देखेगा पुरसाने हाल, कौन होगा? ए अल्लाह पाक की को है को नेक बंदा भेजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये बताएं कि असम्बलियाँ तो तोड़ ली इमरान खान साहब ने, पंजाब की असम्बली तोड़ ली इमरान खान साहब ने, अब आपका क्या ख्याल है अगला लाएमल क्या होगा? सर, सियासत से मेरा बिल्कुल दिल भरा हुआ है। मुझे बिल्कुल इनमें से कोई लीडर पसंद नहीं है। अच्छा, ना कोई कौम का सोचते हैं ना मुल्क का सोचते हैं, सब लुटेरे। ठीक है। एक उम्मीद थी इमरान खान, लगता है उसके भी खिलाफ पूरी दुनिया होगी, उसके अलावा मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। नहीं, दुनिया इकट्ठी होगी, उन्होंने असम्बलियाँ क्यों तोड़ी हैं? आप क्या समझते हैं? उसके बाद इलेक्शन होगी, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे। वो तो कहते हैं हमने करवाने नहीं है, अभी तारिक बिशी चीमा साहब कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इंतखाब करवाएंगे पंजाब। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, तो सारी उनकी जो बात कहते हैं पूरी तो नहीं होती उनकी। आपको लगता है कि मौजूदा सिचुएशन में इलेक्शन हो सकते हैं जनरल, जिस तरह पाकिस्तान IMF के दर पे खड़ा है? मैं बताता हूँ मेरा और आपकी ज़रूरत क्या है। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, गैस क्या हमारे पास है? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, पिछले 50 साल से बाहर हूँ, खलीज में। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने असम्बली तो तोड़ दी, अब अगला लाएमल क्या होगा? क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार होने जा रहे हैं? क्या जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी TV।